हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड इतिहास कालखंड का भाग 1। तो उत्तराखंड का इतिहास की वीडियो का पार्ट 3 ये वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में और अब हम पढ़ेंगे कालखंड के बारे में। तो कालखंड आपको पता है प्रागैतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो काल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में उत्तराखंड के। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये कालखंड क्या है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे और उसके साथ में दोस्तों शेयर करेंगे आप वीडियो को। और शेयर एटलीस्ट 100+ व्यूज़ आपको इसके करने हैं, तब जाकर के आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम डाल पाएंगे दोस्तों। एक मोटिवेशन जो होता है वो व्यूज़ से आता है। आप हमको ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं उत्तर पाठशाला UKSSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों एक एक करके अगर हम देखें दोस्तों, जो प्री हिस्ट्री एज है, तो प्री हिस्ट्री एज में लिपि जो है दोस्तों, यानी कि लिखावट की लिपि जो होती है वो नहीं थी। जैसे मैंने लिखा लॉ और पॉ, तो ये वहाँ नहीं था। ये लिपि जो है ये प्री हिस्ट्री एज में नहीं मिलती थी दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल में कहें तो लिपि तो थी, लेकिन ऐसी लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि अपठित लिपि जो थी वो कहाँ थी, आद्य ऐतिहासिक काल में थी। तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि ही नहीं थी और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। फिर आओ ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल की लिपि का पूर्ण विकास हो चुका था, वहाँ अच्छी तरीके से लिखा जाता था। जैसे आपने बुद्ध काल सुना होगा, गौतम बुद्ध जी का, वो काल ऐतिहासिक काल के अंदर आता है दोस्तों। तो देखिए अब प्रागैतिहासिक काल जो है, जब से हम इतिहास को देखते हैं तब से लेकर के 3000 BC तक जो चलता है वो कौन सा चलता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 3000 BC तक का माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसे हम कहते हैं। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले तक क्या था, प्रागैतिहासिक काल था। फिर क्या हुआ, 3000 से 600 BC तक क्या आया, आद्य ऐतिहासिक काल आया। और 600 के बाद किसको मानते हैं हम, 600 BC से लेकर के आया होगा आपका इस तरीके से 599, 598 चलते चलते जब वो 0 पे पहुंचा, दैट मीन्स वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। वहाँ से हम 1 2 करते हुए 2020 तक पहुँचे हैं दोस्तों आज। अब आप ये टाइम पीरियड समझ गए होंगे किस तरीके से ये चलता है। तो देखिए प्री हिस्ट्री की एज रही स्टार्टिंग से 3000 तक, 3000 से 600 तक आद्य ऐतिहासिक काल रहा और 600 से आगे को ऐतिहासिक काल रहा। देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक हम क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो ये हम कहते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से 10,000 BC तक। तो 10,000 BC तक की जो थी वो हम पीलियोलिथिक एज कहते हैं। इसके भी 3 भाग थे, यानी कि पुरापाषाण काल के भी 3 भाग थे, निम्न भाग, मध्य भाग और उच्च भाग। तो जो इसका उच्च भाग था, यानी कि अंतिम जो समय था, उस समय पे आधुनिक जो मानव हैं, हमारे जैसे जो मानव हैं, हल्के हल्के वो मानव आ गए थे। चित्रकला वहाँ आ गई थी, लेखनी तो थी नहीं, तो क्या आ गई थी दोस्तों, चित्रकला यहाँ पर आ गई थी। चित्रकला के साथ साथ दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे शिकार जो था वो भी प्रचलित था। कहाँ पे, उच्च काल में। प्रागैतिहासिक काल के, पुरापाषाण काल के उच्च स्तर पर शिकार होने लग गया था। फिर आता है दोस्तों मध्यपाषाण काल। तो जब मध्यपाषाण काल आता है तो मध्यपाषाण काल में तीखे उपकरण बनाए जाते हैं। हम उनको क्या कहते थे, सल्क उपकरण उनको कहा जाता है दोस्तों। सल्क उपकरण बनाए जाने लगे, नुकीले। अब नुकीले हथियार बनाएंगे तो हम उनको प्रक्षेपास्त्र की तरह फेंकेंगे, यानी कि तीर फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, इस तरीके के। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास हो गया था और कहीं कहीं माना जाता है कि युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी, मानवीय युद्ध की शुरुआत भी मध्यपाषाण काल में हो गई थी। फिर आते हैं नवपाषाण काल। तो यहाँ पर नवपाषाण काल में आने के बाद, नियोलिथिक एज में आने के बाद, जो कि कब से थी, 6000 से 3000 BC तक जिसको हम मानते हैं, इस काल में माना जाता है दोस्तों कि जो कृषि थी वो आ चुकी थी। तो कृषि जिसे हम कहते हैं, वो कृषि जो थी वो आ चुकी थी। कृषि का विकास नवपाषाण काल में हो चुका था, लोग कृषि करते थे। नवपाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो मेहरगढ़ एक स्थान है बलूचिस्तान में,
वहाँ कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, ये खैर हिस्ट्री के अंदर आता है। तो फिलहाल ये 3 जो एज रही दोस्तों, इसमें मानव चित्रकारी करता था, खेती बाड़ी करता था, स्थायी ग्राम बस्तियाँ होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इस नवपाषाण काल के अंत में तांबे की प्राप्ति हुई मानव को। पहली धातु जो मानव को मिली वो कौन सी थी, तांबा था। तो तांबा और पत्थर मिला करके लोगों ने हथियार बनाने शुरू कर दिए और अपने कृषि के उपकरण बनाने शुरू कर दिए। तो तब उत्पन्न होता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री एज। ये आती है 3000 बीसी से 600 बीसी तक। इसके 2 काल थे, एक ताम्र पाषाण काल, एक लौह पाषाण काल, आयरन एज जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ताम्र पाषाण काल क्यों, क्योंकि उस समय पत्थर और तांबे इन दोनों के मिश्रित उपकरण बनते होंगे। और लौह काल में क्या हुआ, फिर लोहा जो है वो मिल गया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ताम्र पाषाण काल और लौह काल आता है। और फिर हम ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य, आधुनिक, जो आप अभी कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री जिसको, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो ऐतिहासिक काल का भाग है, 600 बीसी के बाद का है। तो ये ताम्र पाषाण काल, लौह काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल के भाग हैं। तो आज हम जिस काल की बात करेंगे वो होगा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री एज। शुरू से लेकर के लगभग 3000 सालों तक उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक काल कैसे रहा। पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। यानी कि एक तरह से हम कहें तो जिनको हम आदि मानव कहते हैं, उनका क्या उत्तराखंड में वो आदि मानव थे या फिर नहीं थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा लेक्चर। तो आप नोट्स बनाएंगे, ये फ़ोटो जो आपको दिख रही है इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो आप नोट्स अपने बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। चलिए प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात की जाए तो उत्तराखंड से प्राप्त क्या क्या, पाषाणकालीन उपकरण यानी कि स्टोन एज के उपकरण जो हैं वो मिले हैं। गुफा चित्र हैं, गुफा मिले हैं, चित्र शैली है, पेंटिंग ये करते थे, कंकाल है, स्केलेटन है, धातु के उपकरण हैं दोस्तों। मैंने बताया ना अंतिम प्री हिस्टोरिक के लास्ट के टाइम पे तांबा जो है वो मिल गया था। तो ऐसे धातु उपकरण, ये चीज़ें बताती हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास करता था उत्तराखंड में। तो क्या हुआ, जो स्टोन एज के उपकरण हैं, पाषाणकालीन उपकरण हैं, केव्स हैं, गुफाएं हैं, चित्रशैली, पेंटिंग है, कंकाल है, स्केलेटन, ये क्या बताते हैं कि इंडिया में प्री हिस्ट्री, ये उत्तराखंड के अंदर प्री हिस्टोरिक एज में भी लोग रहते थे, यानी कि आदि मानव उत्तराखंड में रहते थे। अब बताइए कैसे मान लिया जाए। अब इसको मानने के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं साक्ष्यों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। चलिए साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। पहला और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाखू गुफा, जिसका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, लखू उड्यार। लखू उड्यार आपने सुना होगा। अब मैं इसको गुफा कहूँ तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। जो लाखू गुफा है ये एक तरीके की गुफा नहीं है। तो जो लाखू गुफा है ये दोस्तों गुफा नहीं है, ये क्या है, एक स्टोन शेल्टर है, रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर आप कह सकते हैं, एक शैलाश्रय है। इस तरीके से बाहर की तरफ, नागफनी के जैसे बाहर की तरफ पत्थर आ जाएगा, तो ये पत्थर शेल्टर बनाएगा और यहाँ जो लोग रहेंगे तो इस तरीके का ये होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, शैलाश्रय, शैलाश्रय या रॉक शेल्टर कहते हैं। तो ये एक रॉक शेल्टर है दोस्तों। तो ये कहाँ है, अल्मोड़ा के बाड़ेचीना के पास दलबैंड में। याद रखना है, अल्मोड़ा के बाड़ेचीना के पास दलबैंड में। अब कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि 1968 में इसके बारे में पूरी जानकारी मिली थी, लेकिन एग्जैक्ट आप याद रखिए 1963 इसकी सही डेट है। और डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी को इसका श्रेय जाता है। तो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसमें जो स्टडी की थी वो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी। MP जोशी भी इनको कहते हैं, 1963 में। तो ये कहाँ है, अल्मोड़ा के पास, बाड़ेचीना के पास, दलबैंड के पास है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें मानव और पशुओं के चित्र हैं दोस्तों, और अलग अलग रंगों से इसमें सजावट की गई है। इसमें जैसे एक फ़ोटो है, 6 लोग एक जानवर का पीछा कर रहे हैं। एक सामूहिक नृत्य है, एक तरफ 34 लोग हैं, दूसरी तरफ 28 लोग हैं। इनमें से कुछ ने क्या पहना है, मुखौटा पहना है, कुछ ने लबादा, लबादा मतलब आप कह सकते हैं कोट की तरह एक चीज़ पहनी हुई है, कोट की तरह एक चीज़, लोमड़ी का इसमें चित्र है। इस तरीके की अलग अलग चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती। अब लाखू गुफा या लघु उड्यार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। मैं आपको एक स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है तो इसीलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। चलिए, अच्छा आपने इससे पहले स्कंद पुराण के बारे में सुना होगा। तो स्कंद पुराण के अंदर आता है दोस्तों मानस खंड।
स्कंद पुराण के अंदर मानस खंड आता है एक। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में दो नदियों का वर्णन आता है दोस्तों, दो नदियों का वर्णन आता है। एक नदी है कौशिका नदी, एक नदी है दोस्तों कौशिका नदी। कौशिका नदी का वर्तमान में क्या नाम होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, कौशिका नदी का वर्तमान में नाम है कोसी नदी। इसको हम कोसी नदी से जानते हैं। वो कौन सी थी? कौशिका नदी। और दूसरी नदी का वर्णन आता है दोस्तों, वो है शाल्मली नदी। याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाल्मली नदी कौन सी है। ये अभी भी प्रवाहित होती है अल्मोड़ा के अंदर, शाल्मली नदी। तो इस शाल्मली नदी को वर्तमान में कहा जाता है सुयाल नदी। अल्मोड़ा में बहती है सुयाल नदी, इसको कहा जाता है। तो मानस खंड के अंदर, स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन आता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये कौशिका नदी प्रवाहित होती है और फिर शाल्मली नदी प्रवाहित होती है। शाल्मली, अगर आप शामली देखें तो ये कोसी की सहायक है। इनके बीच में एक पहाड़ी हुआ करती थी दोस्तों, जिसका वर्णन किस में आता है? जिसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के मानस खंड में। वर्तमान में इसी पहाड़ी पर कौन है? अल्मोड़ा नगर है। इसी पहाड़ी पर कौन है? अल्मोड़ा है। याद रखना है आपको, अल्मोड़ा है किन किन नदियों के बीच में? एक तो कौशिका नदी यानी कि कोशी नदी, और दूसरा शाल्मली नदी या सुयाल नदी। चलिए, इन दोनों नदियों में से आपको ध्यान रखना है सुयाल नदी। तो जो सुयाल नदी है, शाल्मली नदी है, इसके पूर्वी तट पर दोस्तों, इसके पूर्वी तट पर क्या है? लघु उद्यान है। शाल्मली नदी के पूर्वी तट पर, पूर्वी यानी कि ईस्टर्न जो बैंक है इसका, ईस्टर्न तट है, उस पर क्या है? लघु उद्यान है, जिसको हम क्या कहते हैं? शैलाश्रय कहते हैं। तो ये क्या है? एक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, वो है। चलिए, नागफनी के आकार का ये होता है, तो शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर है। अब ये सारा वर्णन तो पढ़ा, तो इसमें अगर आपको मैं विस्तृत बताऊं तो जंगली सुअर हैं, ज्यामितीय आकृतियां हैं, और उसके साथ में अलग अलग चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें सफ़ेद है, वाइट कलर, उसके साथ में लाल कलर, गेरुआ कलर, उसके साथ में आपका काला कलर, इन रंगों का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद, लाल, गेरुआ, काला, इन 4 कलरों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अब देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चित्र हैं, लघु उद्यान के अंदर बहुत ज़्यादा चित्र हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? लघु उद्यान को कहा जाता है। उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय कौन है? लघु उद्यान है। अच्छा, लघु उद्यान पहला उद्यान है या पहला ऐसा कोई चीज़ है जिसमें उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक कालीन कोई रिसर्च हुई है, तो वो यही है। लेकिन पुरातत्व से संबंधित खोज ये नहीं है। पुरातत्व से संबंधित खोज दोस्तों 1856 में हेनवुड ने की थी स्टार्टिंग। उत्तराखंड में पुरातात्विक चीज़ों की खोज का श्रेय किसको जाता है? हेनवुड को जाता है, जिन्होंने 1856 के अंदर चंपावत के देवीधुरा में, चंपावत के देवीधुरा में किसकी खोज, किसके बारे में अध्ययन किया था? ओखलियों के बारे में अध्ययन किया था। ओखली आपने देखी होंगी, जो पत्थर होते हैं उनके बीच में छेद, बड़े से जो होल होते हैं वो बना के उन चीज़ों को कूटने के काम में उनको लाया जाता है। तो ये क्या है? 1856 में हेनवुड ने चंपावत के देवीधुरा में पत्थरों की ओखलियों का अध्ययन किया था। तो ये श्रेय जाता है उत्तराखंड के अंदर पुरातत्व संबंधित खोज का। तो पहली पुरातत्व संबंधित खोज कौन सी थी? 1856 की थी। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रागैतिहासिक कालीन पहली चीज़ क्या थी, तो आप कहेंगे लघु उद्यान था। चलिए, ये ओखलियों को हम कहते हैं रॉक बेसिन, रॉक बेसिन। चलिए, अगली बात की जाए ग्वारखिया गुफा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चमोली में है, अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव, अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव में। तो इसमें क्या क्या है? मानव है, भेड़ है, बारहसिंगा है। इनके रंगीन चित्र यहाँ हैं दोस्तों। और किस तरीके के हैं? गुलाबी और लाल चित्रों का यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसकी खोज का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। राकेश भट्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्वारखिया गुफा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया था कि देखिए ग्वारखिया गुफा है ये। उसके बाद उत्तराखंड ने इस पर रिसर्च की थी। तो ये भी एक शैलाश्रय है दोस्तों, चमोली के अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव में। चलिए, इसमें कुल 41 चित्र हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल, ये काफ़ी फेमस नाम है, आपको आगे भी देखने के लिए मिलता रहेगा। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी कहते हैं कि इन 41 में से दोस्तों 30 मानव हैं, 3 उनमें से कन्फर्म पुरुष हैं
और 8 पशुओं के चित्र हैं, यानी कि 33 मानव हैं और 8 पशुओं के चित्र हैं ग्वारखिया गुफा के अंदर। इतना विस्तृत दोस्तों आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान से नोट्स बनाने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पे आपको दी जा रही हैं। अगला आपको याद रखना है किमनी गांव की गुफाएं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सारे पढ़ दिए तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। किमनी गांव की गुफाएं कहाँ हैं? चमोली के पास थराली में। चमोली के पास थराली में। यहाँ आपको याद रखना है कि पशुओं के जो चित्र हैं वो हैं पिंडर नदी घाटी में है ये। यहाँ आपको याद क्या रखना है, यहाँ सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है चित्रों में। सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है चित्रों में किमनी गांव की गुफाओं में। अगला है दोस्तों मलारी गांव, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2002 में इसको ढूंढा गया था दोस्तों, और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया गया था, मलारी गांव में प्रागैतिहासिककालीन पुरातत्व स्तर की खुदाई की गई थी। तो 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था दोस्तों मलारी गांव में खुदाई का काम। चलिए, तो ये चमोली में है। कहाँ पर? तिब्बत से सटा हुआ जो एरिया है चमोली का, वहाँ है। यहाँ से आपको हजारों साल पुराने नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले? नर कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जानवरों के भी अंग मिले हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5.2 kg 5.2 किलोग्राम का एक मास्क भी मिला है, मुखौटा भी यहाँ से मिला है। याद रखना है 5.2 kg का सोने का एक मुखौटा मिला है मलारी गांव से। चलिए, एक नरकंकाल और मृदभांड मिले हैं दोस्तों, ये लगभग 2000 ईसा पूर्व हैं। 2000 BC के ये हैं, ये मिले हैं यहाँ से। और 2000 BC तो चलिए ठीक है, उससे भी पुराने यानी कि 6वीं शताब्दी से संबंधित ये हो सकते हैं। 2000 से लेकर के 6वीं शताब्दी तक के ये नरकंकाल और मृदभांड हैं। अच्छा, जो ये मृदभांड हैं या बर्तन हैं, उनकी जो शैली है वो कहाँ की जैसी है? स्वात घाटी की जो शिल्प थी उनकी शैली है। पाकिस्तान में स्वात घाटी जो है वहाँ की और यहाँ जो मिली मलारी गांव में, उनकी शैली लगभग समान है, उनका जो आर्ट है वो लगभग समान है। अगली बात की जाए दोस्तों लैथाप की, तो लैथाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा के अंदर ये है दोस्तों। यहाँ पे मानव को शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मानव शिकार कर रहा है और नृत्य कर रहा है, इसका यहाँ पे चित्र बनाया गया है दोस्तों। 3 शैलाश्रय हैं। ये कितने शैलाश्रय हैं? 3 शैलाश्रय हैं और लाल चित्र है लैथाप में, इसीलिए इसको लैथाप भी कहा जाता है दोस्तों। तो लाल चित्रों की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लैथाप कहा जाता है दोस्तों। अगली बात की जाए हुडली की, तो हुडली की बात की जाए दोस्तों, तो हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी के अंदर है। और इसमें शैल चित्रों में किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। याद रखना है आपको, यमुना नदी घाटी में हुडली उत्तरकाशी में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने 6 के बारे में पढ़ा। अभी आगे हम और पढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा है। कम से कम दूसरा पार्ट इसका एक और आएगा और उसमें ये पूरा हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल दोस्तों हमारा। बहुत विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। टारगेट आपको याद रखना है 100+ व्यूज़ आपको गेन करने हैं जितना जल्दी हो सके, ताकि मैं नई वीडियो ले आऊँ। और दोस्तों लाइक आपको श्योरली लाइक करना ही करना है वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है। पसंद नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करेंगे। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबके लिंक और नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।